ठंड आ गई। तो ठंड आया तो ठंड के मौसम में माँ बाप ने सिखाया बेटा ये स्वेटर पहन के जाओ क्योंकि गर्मी ऊन में होती। फिर दोस्त यारी मिल गई। अब कई बार लोग बोलते हैं सर आप तो बड़े शरीफ से लगते हैं। सही बात है, शरीफ ही हूँ तो शरीफ क्यों नहीं, पर क्या कर ले, आज शरीफ है, कभी किसी जमाने में बदमाशों से भी रिश्ते थे। जब वो रिश्ते पैदा हुए तो उन लोगों ने सिखाया कोई जून नहीं कोई ऊन नहीं, गर्मी सही मायने में खून में होती है, मर्द है, मर्द की खून में गर्मी होनी चाहिए। तो वहां पे ये सीख ली तो ऐसा लगा कि यार जो गर्मी है ना वो खून में होती है। लेकिन जब मैं कुछ समय पहले आप लोगों का मोटिवेशन देख रहा था, जोश देख रहा था, तो पता नहीं क्यों अंदर से एक आवाज आई कि गर्मी ना जून में है, ना गर्मी खून में है, ना गर्मी ऊन में है, गर्मी सही मायने में सागर वालों के जोश और जुनून में है। ये जोश जुनून बहुत आगे लेकर जाने वाला है। अविनाश जी ने एक बड़ी प्यारी बात बोली कि साला सेमिनार में तालियां बड़ी बजवाते हैं और ठंड का मौसम लग रहा है, थोड़ा जोर से बजा लोगे तो गर्मी अपने आप पैदा हो जाएगी। और यहाँ तालियां बजाने में फायदा है ड्यू सॉफ्ट के ऊपर वाले की परवरदिगार का बड़ा गजब का आशीर्वाद है, क्योंकि जो ड्यू सॉफ्ट के सेमिनार में आके तालियां नहीं बजाता, अक्सर फिर वो लोगों के घर घर में जाके तालियां बजाता। तालियां बजवाने का मन इसलिए करता है क्योंकि हमें पता है कि यहाँ जो ड्यू सॉफ्ट और कुछ मेहमान बैठे। अच्छा कितने लोग हैं आज पहली बार इस प्रोग्राम में आए या इस तरह के किसी प्रोग्राम में आए? आ गया यार, कहाँ थे इतने दिन से? 12 साल से ढूंढ रहा हूँ तुम लोगों को। 12 साल हो गया, 12 साल से ढूंढ रहा हूँ, अब जाके मिले। मुझे पहले पता होता तो 12 साल पहले मैं सागर आके बस गया हूँ। क्या है यहाँ कुछ ड्यू सॉफ्ट और कुछ मेहमान बैठे हैं और हम आपसे तालियां इसलिए बजवा रहे हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं कि कितने लोग हैं जो 15 से 30 के जवान बैठे। तो जवानों वाली तालियां चाहिए आप लोगों से, जवानों वाली, मतलब जिसको अंदर से एहसास हो कि मैं जवान हूं वही तालियां बजाए, और बाकी नहीं तो बैठे धरे रहो, कोई दिक्कत नहीं। लगभग 3 बजे मैं बुंदेलखंड पहुंचा। मतलब कल की ट्रेजेडी बड़ी गजब की रही। मुझे ऐसा लग रहा था कि बुंदेलखंड मुझे बुला रहा था या बोल रहा था कि आने की जरूरत नहीं है, रहने दो। 7 बजे मैं बैठा ISBT में भोपाल में। 7 बजे 7:30 बजे 8 बजे मेरी बस थी। बस वाला बोलता भैया आधे घंटे की बात है, आधे घंटे बाद बस मिलेगी आपको। मैं चलो ठीक है, 8 बजे 8:30 हो गया। 8:30 बजे गया तो बोलता भैया वो बस खराब हो गई, 1 घंटे लगेगा, 8:30 बजे नहीं मिलेगी आपको 9:30। चल ठीक है यार, जहाँ आधे घंटे वेट कर ले, 1-1.5 घंटे और सही। हम भी चाहते ना, जहाँ बुंदेलखंड वाले इतने दिनों से वेट कर रहे हैं, थोड़ी देर हम भी वेट कर लेते। तो हमने सोचा चलो 1 घंटे और वेट कर ले। 9:30 बजे चार्टर्ड बस वाले को फोन लगाया तो बोलता है भैया देखिए आज बस कैंसिल हो गई। बोले वाह यार, 1.5-2 घंटे इंतजार करवा रहे हैं, उसके बोलते हो बस कैंसिल हो गई। पहले बता देते हम रिवांचल पकड़ लेते, अभी तो रिवांचल भी निकल गई हो। फिर उसके बाद चार्टर्ड बस वाले भैया अभी है बस 11 बजे आपको मिल जाएगी। 11 बजे यहाँ पहुंचा और 11 बजे वहां से निकला, लगभग 3 बजे के आसपास पहुंचा। अविनाश जी मुझे लेने के लिए आए और यहाँ पहुंचने के बाद जब यहाँ का घना कोहरा देखा ना तो मुझे समझ में आ गया कि ना धूप लगे ना ठंड और वालों से बात कर रहा हूँ। क्या वाकई आपको इस चीज का एहसास है कि आप बुंदेलखंड में बैठे हुए हैं? आपको एहसास है? विकिपीडिया भी ये बोलता है कि जब बात बुंदेलखंड की आती है तो बुंदेलखंड महाराणा प्रताप की वजह से नहीं बल्कि झांसी की रानी की वजह से जाना जाता है। तो क्या मैं झांसी की रानियों से बात कर रहा हूँ? ऐसी आवाज होती है ना। देखो यार बेइज्जती मत करवाओ। और मेरे बिरादरी वालों, पीछे बैठकर हम भी किसी जमाने में किया करते थे शूटिंग, चलते फिरते। हाँ हाँ बोलो बोलो बोलो। हाँ तू फेंक में लपेट चालू है। हाँ तू फेंक देकर में लपेट। हमने भी बहुत किया यार स्कूल लाइफ में, कॉलेज लाइफ में। क्या है
जब हम स्टेज में आते हैं, जब हम मीटिंग्स लगाते हैं, सेमिनार्स लगाते हैं, आज कई साल हो गए सेमिनार्स लगाते हुए, बहुत सारे लोगों के बीच में जाते हैं, तो अक्सर जब लोग हमें टाइम में देखते हैं, ब्लेजर में देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार अपने बस का नहीं है, अपन ठहरे हैं ठेठ देहाती, तुम साला इतने प्रोफेशनल, अपने बस का नहीं। ऐसा नहीं है दोस्तों, आपके बस का है, आप ही के बस का है, क्योंकि हम भी आप ही की तरह बैठे हुए किसी समय में। यकीन करो, लपक के चलते हैं, शरारे जैसे हैं, और यकीन कर लो जब तुम्हारी जगह पे थे तो तुम्हारे जैसे हैं। I'm a mechanical engineer. आज से लगभग 8 साल पहले I pursued my mechanical engineering from IIT Bhopal. And when I was pursued my engineering, at that time I had no idea कि मैं views of direct selling करने का। एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड से बिलोंग करता हूँ, मध्य प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा से बिलोंग करता हूँ। मेरा बर्थ प्लेस छिंदवाड़ा है, लेकिन आज नेटिव प्लेस मेरा भोपाल हो चुका है। 12 साल हो गया लगभग भोपाल रहते। अभी भोपाल छिंदवाड़ा, अभी तो इंडिया ही लगता है कि पूरा इंडिया ही है, क्योंकि रात बदलता है, शहर बदल जाता है, और लगातार लोगों के बीच में जाते हैं, सेमिनार्स लगाते हैं, मीटिंग्स लगाते हैं, लोगों को मोटिवेट करते हैं, लोगों से मोटिवेट होते हैं, तो नया कुछ सीख करके आते हैं, फिर अगले लोगों को दे जाते हैं, और ऐसी ही जिंदगी चल रही है। बड़ी गजब की जिंदगी। कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी हसीन भी हो सकती है, कभी सोचा नहीं था कि जिंदगी इतनी बेहतर भी हो सकती है। मिडिल क्लास बैकग्राउंड में क्या होता है? मिडिल क्लास बैकग्राउंड सिंपल सी चीज है, होली दिवाली आई, जन्मदिन आया, दशहरा आया, कुछ भी आया, बढ़ते आगे कपड़े दिलवा लिए जाते हैं। आपको मिलेगा भी? मेरे को बचपन में बड़े दिलवाए, और यकीन करो अगर मेरे माँ बाप का बस चले ना तो आज भी मेरे को बढ़ते आगे कपड़े दिलवाए। क्या वो मेंटेलिटी हो जाती है, एक सोच बन जाती है। पैसा भले कितना भी आता है, और वो पैर की मोच और इंसान की सोच आगे बढ़ने नहीं देती है कि नहीं? मेरा भी मिडिल क्लास बैकग्राउंड था, 2 वक्त के खाने की कभी प्रॉब्लम नहीं, और माँ बाप ने बड़े अच्छे से रखा था, बड़े नाजों से पाला था। मतलब अविनाश जी ने जैसा कहा ना कि नाच के साथ अनाज से भी पाला था, तो नाच अनाज दोनों के साथ अपने को भी पाला, जितनी उनकी हैसियत। बस फर्क इतना था कि 2 वक्त का खाना मिलता था, 56 भोग की बात कभी नहीं करते, होटल रिसोर्ट रेस्टोरेंट इसकी बात नहीं करते। हाँ, खाने में क्या खाना है वो मम्मी को बता दो, माँ से बड़ी रसोईया, उनसे बढ़िया शेफ तो दुनिया में कोई नहीं मिलने वाला। तो वो चीजें चल रही थी। अगर बचपन में कहीं जाना है, दोस्तों के बीच में लोगों को साइकिल से चलते देखा, जब साइकिल की जिद की तो परिवार वालों ने थोड़ा सा आगे पीछे करके बस 2 महीने रुक जाओ, 6 महीने रुक जाओ, जन्मदिन आने वाला है, थोड़े से और बड़े हो जाओ बोल करके साइकिल दिलवाई। और साइकिल भी दिलवाई तो बढ़िया लेडीज है कि बेटा उसी साइकिल में तुम भी चल लोगे, छोटी बहन भी सीख लेगी। स्वाभाविक सी कहानी। किताबों की बातें होती थी तो देखा जाता था पहले कि कहीं से कुछ जुगाड़ हो जाए, सेकंड मिल जाए तो बेटा सिलेबस थोड़े चेंज हुआ है, वही तो पढ़ना है तुम्हें। तो जिंदगी चल रही थी, और यही जिंदगी को मैंने अपनी जिंदगी मान लिया। घर के ऊपर से अगर कभी कोई हेलीकॉप्टर गुजर जाए और अगर उसको देखने की कोशिश करो, मतलब होता है यार, जब घर के ऊपर से हेलीकॉप्टर गुजरता है ना तो हम में से ज्यादातर लोग तब तक देखते हैं जब तक वो आंखों से ओझल लगे। लेकिन अगर बगल में बैठा हुआ परिवार में कोई भी शख्स, क्या देख रहे हो? हेलीकॉप्टर देख। क्यों? मैं भी लूं। छोटे से बच्चे को मैं भी लूंगा। तेरे बस की नहीं है, ठीक है बैठ जाऊंगा, नहीं लूंगा, बैठ तो सकता हूं। देख तू टाटा बिरला की औलाद नहीं, ज्यादा उसके सपने मत देख और तुम गिर जाए। क्यों नहीं हो सकता? क्यों नहीं हूं मैं टाटा बिरला की औलाद? क्या बताएं घर वाले? देख ज्यादा परेशान मत कर, घर के काम करने दे, बाहर साइकिल चला पैदल। आपको कभी ऐसा सुनने मिला? अब कोई बोलेगा सर मेरे को तो ज्यादा ही मिला, क्या बता, मेरे को तो घर वाले बोले साइकिल भी नहीं मिलेगी तेरे, जा पैदल नहीं। तो ये वाला अलग होता था। मिडिल क्लास बैकग्राउंड ऐसा ही होता है, मेरा भी कुछ ऐसा ही था। जिंदगी चली जा रही थी, हाथ से फिसलती जा रही थी, पर सोचा कि यार क्या जिंदगी ऐसी चलने वाली है? क्या मैं इसी के लिए पैदा हुआ? कहते हैं 84 लाख योनियों के बाद इंसान का जन्म मिलता है। तो इंसान का जन्म
सिर्फ जुगाड़ करके एडजस्टमेंट करके जीने के लिए मिला है। मतलब कपड़ों की बारी आए तो बढ़ते आंके, खाने की बारी आए तो सिर्फ 2 वक्त का, जब भी कुछ लेने की बारी आए तो कॉम्प्रोमाइजेस, कुछ खरीदने की बात आए तो महीने 2 महीने 6 महीने और इंतजार कर लो। बस ऐसी ही जिंदगी चलती रहेगी। पर क्या करें, कोई मौका था नहीं तो चलती जा रही थी जिंदगी। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे करियर की सही शुरुआत हुई जब मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया, जब मैंने अपना 10th कंप्लीट किया। आई थिंक 2007 की बात है, 2007 में मैंने अपना मैट्रिक कंप्लीट किया। और आई वाज अ ब्राइट स्टूडेंट, मैं बहुत ब्राइट बंदा था अपने बैच का। बहुत ब्राइट नहीं बोलूंगा कि मध्य प्रदेश में रैंकिंग लगती थी, लेकिन हाँ ये जरूर बोल सकता हूँ कि जब 10वीं का सर्टिफिकेट आया, जब 10वीं का रिजल्ट आया, तो रिजल्ट के अंदर इतने मार्क्स जरूर ले लिए थे कि दैनिक भास्कर के फ्रंट पेज पे मेरे कोचिंग के टीचर ने मेरा नाम फोटो के साथ छापा था, क्योंकि मैथमेटिक्स के अंदर 98 नंबर लाने वालों को मेरा इतनी लड़ाई जरूर की हुई थी। पूरे रिजल्ट को लेकर के जब मैं अपने फादर से मिला तो मेरे फादर ने अपने सीनियर से मुझे मिलाया। मेरे फादर गवर्नमेंट एम्प्लॉई, सीनियर अकाउंटेंट, 8-10 महीने बचा रिटायरमेंट का उनके, तो उन्होंने अपने सीनियर से मुझे मिलाया। ही वॉज अ ग्रेड 1 ऑफिसर। तो उन्हें देखने के बाद जिंदगी में पहली बार भी सपना बन गया, पहली बार जिंदगी में करियर को लेकर कोई सपना जागा। लेकिन सपना भी ये जागा कि सिविल सर्विस में जाना है, क्योंकि मिला सिविल सर्विस ऑफिसर से था मैं। ही वॉज अ अकाउंटेंट, ही वॉज अ असिस्टेंट कमिश्नर ट्रैवल डिपार्टमेंट। उनसे मिला मैं, तो उनसे मिलने के बाद दिमाग में एक चीज आ गई कि यार जिंदगी ना ग्रेड 1 ऑफिसर की होती है, इससे अच्छी जिंदगी तो कुछ हो ही नहीं सकती। और वहां पर ही सपना बना लिया कि बस अब तो बड़े होकर के सिविल सर्विस में जाना है, सरकारी नौकरी करनी है और लाल बत्ती के ऊपर चलना है। और 5 साल वाली लाल बत्ती नहीं लेनी है अपने को एक बार लाल बत्ती लगी तो फिर वो रिटायरमेंट तक लाल बत्ती लगी रहेगी। आजकल तो लाल बत्ती भी हट गई। वो इस टाइप का अपन ये सोच लिया और लाइफ शुरू हो गई। +1 हुआ, +2 कंप्लीट हुआ। जैसे ही +2 कंप्लीट हुआ तो फैमिली ने गाइड किया, फादर ने गाइड किया कि बेटा +2 कंप्लीट कर रहे हो, अच्छी बात है, सिविल सर्विस सोचते हो, लेकिन कंपटीशन बड़ा घना है मार्केट, बड़ा कंपटीशन, अंधाधुंध कंपटीशन है। और जरूरी नहीं इस कंपटीशन के दौर में तुम्हारी भी सिविल सर्विस के अंदर नौकरी लग जाए तो कलेक्टर बन जाओ। तो मैंने कहा फिर क्या किया जाए, तो बोलते एक ऑप्शन लेकर के चलो। और इंडिया के अंदर बड़ा गजब का कल्चर, थोड़ी अगर ठीक ठाक फैमिली है तो लड़का है तो इंजीनियर बना दो, और लड़की है तो डॉक्टर बना दो। इंजीनियरिंग में नहीं लग पाया तो पॉलिटेक्निक में भेज दो, डॉक्टरी में नहीं लग पाई तो BHMS BMS करा दो, पॉली में भी सिलेक्शन नहीं हो पाया तो ITI करवा दो। अगर मान लीजिए कि BHMS BMS में सिलेक्शन नहीं हो पाया, फार्मेसी में नहीं हो पाया, तो चलो भैया नर्सिंग करवा दो। मतलब लड़के हैं तो टेक्निकल फील्ड, लड़की है तो मेडिकल फील्ड। ये इंडिया का बड़ा गजब का कल्चर, आपने देखा है आसपास? तो उस टाइम भी वही कल्चर चल रहा। तो मेरे फादर ने मुझे गाइड किया और मैं टेक्निकल फील्ड में चला गया। मैंने जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम जो आज चलता है JEE, उस जमाने में IIT चला करता था, IITI EEE PET, मैंने वो इंजीनियरिंग टेस्ट दिया, क्वालिफाई किया, अच्छी रैंकिंग आई और अच्छी रैंकिंग के बल पे मुझे कॉलेज अलॉट हुआ काउंसलिंग के अंदर, मध्य प्रदेश का सबसे टॉप इंजीनियरिंग कॉलेजेस में से एक TIT भोपाल, और मैंने मैकेनिकल ब्रांच सेलेक्ट किया। और मेरे फादर ने एक चीज लगा ली कि यार लड़का ना मेरा इंजीनियर बनने जा रहा है, और जिस दिन ये इंजीनियर बन जाएगा ना उस दिन हमारा परिवार मिडिल क्लास से हाई क्लास में आ जाएगा। क्योंकि उनको यही लगता था उस जमाने में, अगर भाई कोई गली मोहल्ले में आ जाए, घर पूछे कि वो फलाने वाले डॉक्टर साहब का घर कहाँ है, वो फलाने वाले इंजीनियर साहब का घर कहाँ है, तो मोहल्ले में एक बात चलती थी, वो गली के लास्ट में जाना सबसे बड़ा घर दिखेगा ना वो इंजीनियर साहब, उसके बगल में जो और बड़ी बिल्डिंग दिखेगी ना वो डॉक्टर साहब की। तो उन्हें लगा कि भाई लड़का जिस दिन इंजीनियर बन जाएगा उस दिन फिर ये 2 वक्त की रोटी 56 भोग में मिल जाएगी। ये लेडी साइकिल से नहीं चलना पड़ेगा, ये एवरेज वाली बाइक से नहीं चलना पड़ेगा। ये शायद उनकी उम्मीद थी। क्या मेरी बात आप तक पहुंच रही है? यस और नो? यस और नो? उनके मन में ये उम्मीदें थी और उस उम्मीद के साथ उन्होंने मुझे भोपाल भेजा। और मेरे मन में भी सपने थे यार, एक बार ना इंजीनियर बन गए फिर तो देखो, फिर तो बस अपन ही अपन रहेंगे। पर हो गया, कॉलेज शुरू हो गया। अब कॉलेज भी लाइफ बड़ी गजब की होती है। क्या कॉलेज ना एक ऐसा जंगल होता है जहाँ पे ना हमारे जैसे शेरों का शिकार ये इंडिया कर लेती है। अब आजकल का कल्चर बड़ा एडवांस है, कुछ बोलेंगे ना ना सर ऐसा नहीं, हम तो अभी स्कूल के हैं सर, हम तो अभी
हमको भी पता है बेटा, हमारा जमाना 2G का था, आज 4G का 5G भी लॉन्च होने की तैयारी हो गई। पर हमारे जमाने में जो चीजें कॉलेज से शुरू हुआ करती थी, आजकल 5वीं 6वीं में हो जाती है। मतलब झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे हैं, झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे हैं, और आशिकों की महफिल में आजकल बच्चे आने लगे हैं। क्या नाम है? अरे उसका यार, उसका क्या है? झूठों की महफिल में आजकल सच्चे आने लगे हैं, आशिकों की महफिल में आजकल बच्चे आने लगे। इन लोगों को ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी खूबसूरती बढ़ गई। हमारे इन आशिकों को ये लगने लग जाता है कि इनकी खूबसूरती बढ़ गई, पर मसला सिर्फ इतना सा है कि आजकल मोबाइल के कैमरे बड़े अच्छे आने लगे। अब यहाँ कुछ लोग बोलेंगे, मेरी कुछ बहनें बोलेंगी, कुछ मेरे भाई बोलेंगे, ना ना सर, हमारा सब ऐसा नहीं है सर, हम बड़े शरीफ। देखो ऐसा है, दुनिया का कोई ऐसा पेड़ नहीं जिसके पत्तों को हवा ना लगे। पहली तो कहावत आ गई है कि हाथ मतलब धूप लगे ना ठंड और जय हो, पहले से होशियार बैठे है ना, बचपन का प्यार है ना। जहाँ देखो यहाँ पे भी कुछ लोग बोलते नाना सर ऐसा नहीं है। देखो ऐसा है, दुनिया में ऐसा कोई पत्ता नहीं है, जैसा कोई पेड़ नहीं है जिसके पत्तों को हवा ना लगी हो। और ये सागर है, मुझे अच्छे से पता है कि सागर में छोटी मोटी हवाएं नहीं चलती, बल्कि आंधियां आती हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे। यस यस सही बोल रहे हो मेरे भाई, यस सही बात है कि जहां देखो इश्क के बीमार बैठे हैं, मर गए, अल्लाह को तैयार बैठे और लड़कियों के पीछे। और जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं ये आशिकी के पीछे। जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं आशिकी के पीछे। और घर परिवार में वो मिलने आ गया और पूछ लिया, बेटा आजकल क्या कर रही हो, बेटा आजकल क्या कर रहे हो। बोले जी क्या बताएं, मोदी सरकार है इसमें तो बेरोजगार बैठे हैं। जब ये हवाएं चल रही थी, जब ये शिकार हो रहा था, तो कुछ उनके बीच में हम भी मतलब कुछ लोग बोलते ना, सर आपको बड़ा पता है, बड़ी जानकारी है सर, मतलब खून की गर्मी, जुनून की गर्मी बड़ा आइडिया है सर, बचपन का प्यार बड़ा आइडिया है सर, और कॉलेज में जो वो शिकार होता है उसका बड़ा आइडिया है। क्या है मेरे भाई, वो पीछे वाले भाई, वो तुम्हारे आगे क्या है ना, शरीफों की बस्ती में रहते हैं पर बदमाशों से भी रिश्ते हैं। शरीफों की लेकिन बदमाशों से भी रिश्ते हैं। अरे तुम बिगड़ रहे हो जिनके किस्से सुन के। मैं अपने
जिंदगी हाथ से निकलती जा रही थी, तो पता नहीं क्यों मन में एक विचार आया। कहता है वन आइडिया कैन चेंज योर लाइफ। एक छोटा सा विचार अगर मन में आ जाए तो आपकी जिंदगी बदल जाए। यस, मेरे मन में एक विचार आया कि भाई साहब ये जो पिक्चर चल रही है, जो फ्लॉप की कगार पे है, इसको हिट करना है तो करियर नाम की चीज पे भी ध्यान देना चाहिए। तो करियर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। लेकिन जब करियर की बात आई तो देखा कि यार बेहतर से बेहतर कॉलेज से पढ़ाई करने के बावजूद आज मार्केट में 10-15-20 हजार रुपए की नौकरी के मामले है कि नहीं? मतलब व्यक्ति को लगता है कि लड़की खूबसूरत होनी चाहिए और नौकरी सरकारी है कि नहीं? पर साला आज की रेट में दोनों ही नहीं मिलती। सरकार का फिक्स, जब तक दवाई नहीं तब तक ढलाई नहीं। लेकिन आपको अपने हाथ धोते है ना? लेकिन साला कभी नौकरी से हाथ धो लो, यस सर, कभी धंधे से हाथ धो लो, कभी व्यापार से हाथ धो लो, कभी कमाई से हाथ धो लो, कभी उम्र से हाथ धो लो, यस, कभी माँ बाप से हाथ धो लो, यस, कभी भाई बहन से हाथ धो लो, यस, कभी बच्चों से हाथ धो लो। यस। पर घबराने की जरूरत नहीं है क्योंकि सरकार आपके साथ है, आपको हाथ धोते रहना है। लड़के मेरे मोटिवेशन में आ जाते तो क्या पता अभी यही बैठे बैठे करियर अरे किनारे करो सर, वो उसके पहले जो बातें चल रही थी वो बड़े काम की। मेरी बहनें मेरी झांसी की रानी का होशियार नहीं है। उनको क्या लगता है कि ये सिर्फ इतनी सी नहीं है कि जो एक शेर का शिकार करती है। वो मेरे आशिक, वो मेरे सोना, मेरे जानू, मेरे बाबू, वो मेरी मिर्ची, मेरा अदरक, मेरा लहसुन, ये भी सुन ले, ये इतनी होशियार है, झांसी की रानी है, एक शिकार करके दूसरे शिकार पे वैसे ही निकल जाए। जब ये बात समझ में आई कि करियर नाम की पिक्चर पे भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए, तो मार्केट में दिखाई दिया कि कंपटीशन बड़ा करता है, भयानक कंपटीशन। मतलब हंसी मजाक में बातें कर रहा हूं, लेकिन यकीन करो तुम्हारे बड़े काम की बात करते, बड़े काम की बात करते। क्या आजकल तो दिखावे वाली जिंदगी है, आजकल लोग रियल लाइफ के बड़े दीवाने, दिखावे के बड़े दीवाने। और जिंदगी अगर आज निकाल दी दिखावे में, तो आने वाला समय गुजारना पड़ेगा पछतावे में। तो रियल लाइफ से बाहर आओ और रियल लाइफ की तरफ भी थोड़ा सा ध्यान दें। और रियल लाइफ ये बोलती है आज की मार्केट में कि कंपटीशन बड़ा भयानक, भयंकर कंपटीशन है। बीएड, डीएड, एमएड, इंजीनियरिंग, मेडिकल, ना जाने कौन कौन से कोर्स करके बैठे हैं मेरे भाई और मेरी बहनें। और उसके बाद पता चलता है कि 2, 4, 5, 7 हजार रुपए में अपने आप को बेचना पड़ रहा है। यस, वो रिसेप्शन के अंदर रिसेप्शनिस्ट का काम करके बेच रही है, कोई किसी बड़े से टोयोटा के शोरूम के अंदर अपने आप को सेल्समैन बनाकर बेच रहा है। लेकिन जो बातें लाखों की करता था वो आज 2, 5, 10 हजार में ही अपने आप को बेच रहा है। और कईयों को तो वो भी नहीं मिलता। सही बात है जी सर। तो मैं ऊपर वाले से दुआ करता था कि यार मुझे ना एक मौका चाहिए। अविनाश जी ने मौके की बात की, बहुत अच्छी बात की उन्होंने मौके की, कि ये एक मौका ही है, लेकिन आप इसे कैसे देखते हैं, आपका नजरिया कहाँ जाता है, उस पर डिपेंड करता है कि आप इस मौके में आगे जा पाएंगे। मैं ऊपर वाले से दुआ करता था, हे ऊपर वाले मुझे एक मौका दे, मुझे एक मौका दे, मैं जिंदगी में बड़ी मेहनत करूंगा, मैं पूरी शिद्दत से मेहनत करूंगा, मैं अपना सब कुछ लगा दूंगा, बस मुझे एक मौका दे। और कहते हैं दिल से की गई दुआ कबूल होती है, पर ये मुश्किल की बात है, मुश्किल से होती है। मुश्किल से दुआ कबूल हुई, पर ऊपर वाले ने दुआ कबूल की और मेरे जिंदगी को बदलने के लिए, मेरे परिवार की उम्मीदों को पूरा करने के लिए, मेरे सपनों को पूरा करने के लिए मेरे सामने आ गया वर्ल्ड बेस्ट अपॉर्चुनिटी डायरेक्ट सेलिंग ड्यू सॉफ्ट थ्रू माय ग्रेट अपलाइन मिस्टर प्रमोद। I don't know about डायरेक्ट सेलिंग। कोई आइडिया नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग क्या होती है, कोई आइडिया नहीं था कि ड्यू सॉफ्ट क्या है। मतलब मुझे तो मन ही मन ये लग रहा था कि यार
अपन इंजीनियरिंग लाइन के बंदे, अपने को सिर्फ ये सिखाया गया कि 6-8 लाख 10 लाख रुपए खर्च करो, इंजीनियरिंग की डिग्री लो, कैंपस सिलेक्शन में बैठो, सिलेक्शन हो गया तो ठीक, नहीं तो फाइल बनाओ, बैंगलोर पुणे दिल्ली यहाँ वहां घूमो, नौकरी लग गई तो ठीक, नहीं तो करो तैयारी, फिर भरो कंपटीशन के फॉर्म, बैंकिंग, रेलवे, इंजीनियरिंग, व्यापम, जहां नहीं वहां जाओ, एमपी ऑनलाइन के चक्कर लगाओ। यस सर। तो मुझे ये लग रहा था कि यार ऐसा भी कोई काम होता है क्या? वाकई लोग जुड़ेंगे? क्या वाकई संस्था चलेगी? लेकिन मुझे नहीं लग रहा था, भरोसा था, मुझे नहीं। यकीन करो मेरी बात का, जब मेरे सामने पहली बार ये प्लेटफॉर्म आया मुझे भरोसा नहीं हुआ। अरे लाखों रुपए लगाने के बाद जब 15,000 का मुझे गारंटी नहीं दिख रहा था, वहां एक शख्स मुझसे बोल रहा था 11,000 रुपए लगाकर 1 करोड़ आए, कहां से भरोसा होगा? तुम्हें हुआ? नहीं हुआ ना, मेरे को भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे एक चीज लगी कि क्या कहीं ये वही मौका तो नहीं जिसके बारे में सोच रहा हूं। देखिए मौके की कोई शक्ल तो होती नहीं है, मौके की कोई दवा तो होती नहीं है। मौका और विश्वास दो ऐसी चीजें हैं जिनकी ना कोई शक्ल है, ना जिसकी कोई दवा है, ना जिसका कोई नाम है। मौका तो मौका है, पहचान लो तो मौका, नहीं तो धोखा। यस सर। तो मुझे लगा कि हो सकता है, शायद जानूं या ना जानूं, ये वही मौका। मैंने शुरुआत करने की सोची, मुझे लगा कि यार मुझे शुरू करना चाहिए। और सोचने से क्या होता है? करना तो पड़ेगा। सोचने से क्या होता है? कुछ होता है? नहीं सर। बोलो शक्कर, मुंह मीठा हुआ? नो सर। सोचने से कुछ नहीं होता, सोचने से कुछ नहीं होता। और मुझे सिर्फ सोचने का अधिकार था, ज्वाइन करने का अधिकार नहीं था, क्योंकि मेरी जेब में 11,000 नहीं था। जी सर। अब भाई स्टूडेंट लाइफ चल रही थी, स्टूडेंट लाइफ में किसके पास होता है? घर से लिमिटेड पैसा आता था, कॉलेज की फीस मिलती थी डिमांड ड्राफ्ट बना करके, उस जमाने में डिमांड ड्राफ्ट बनते थे, तो डीडी बनाकर घर वाले पैसा देते थे। और उसके अलावा हर महीने का पॉकेट मनी डलता था 3,000 रुपये। 2009 की बात कर रहा हूँ आप लोगों से, 9-10 की। वो 3,000 रुपये में भी 1250 रुपये कमरे का किराया होता था। 1200 से 1500 रुपये मेस का खर्चा होता था जहाँ मैं खाना खाने जाता। उसके ऊपर सब काट पीट के 300-400 रुपये बचते थे। वो भी इसलिए दिए जाते थे कि अगर किसी दिन कॉलेज की बस छूट जाए तो 11 नंबर गाड़ी का सहारा लेके 12 किलोमीटर पैदल ना जाना। तो वो 10-5 रुपये में कोई रिक्शा, कोई ऑटो वाला, कोई मैजिक, हम ये बार्गेनिंग करके ले लिया था। और फिर उसके बाद जब कॉलेज के डिस्टेंस को कवर करना होता ना, तो आप पैदल चले जाते थे 2-4 किलोमीटर। तो ऐसी जिंदगी चल रही कि जेब में पैसे थे नहीं और डिसीजन लेने का भी अधिकार नहीं था, क्योंकि परिवार ने साफ साफ बोल के भेजा तुमको पढ़ने भेजे, पढ़ाई पे दिमाग लगाना, इधर उधर दिमाग मत लगाना, और ज्यादा शौक हो तो आ जाओ, घर में गल्ले का धंधा पहले से ही, बैठना गल्ले की दुकान। ये घर वालों ने क्लियर बोल रखा था। तो ना जेब में पैसा था, ना विश्वास था, ना डिसीजन लेने का अधिकार था। पर एक चीज वहां उस दिन भी थी, और वो चीज आज भी है 12 साल के बाद, कि साहब मौका तो है, मौका तो है, और अगर ये मौका हाथ से निकल गया तो फिर निकल गया। तो मुझे लगा मुझे शुरू करना चाहिए, और मैंने भी वही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जो बचपन से हर घर में इस्तेमाल की जाती है, जुगाड़ टेक्नोलॉजी। आप लोग तो एक्सपर्ट हो यार। यस सर। सागर वाले हैं, सागर वाले, मेरे को पता है आधे से ज्यादा चीज तुम्हें पहले से पता है, और पता बस है, कर कुछ नहीं रहे। जुगाड़ टेक्नोलॉजी, बिल्कुल सही बोला आपने, मैंने भी जुगाड़ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया कि मुझे पता था कि वैसे कुछ करना हो तो घर वाले साफ मना कर देंगे। अगर 200 रुपए भी कभी घर से ऊपर मांग लो ना, पापा को 200 रुपए जा रहा है, क्यों? 200 बाइक के लिए चाहिए थे, पापा वो मोबाइल में बैलेंस नहीं है, बैलेंस डलो। किससे बात करनी है तुम? अब क्या बताएं, बचपन का प्यार। तो बोलना पड़ता था, पापा आपको फोन करना पड़ता है ना, आप पूछते हो कैसे हो, क्या पढ़ाई हुई नहीं हुई, बोले कोई जरूरत नहीं फोन करने की। बोले यार बापू है कि चिल्ला है, कोई जरूरत नहीं फोन करने की, साला इकलौता लड़का है, उसकी भी फिक्र नहीं तुमको। पापा बोले नहीं पूरी बात सुन। बोले हाँ बोलो। बोले 10 रुपए का बैलेंस रख, मिस कॉल मार, हम करेंगे। फिर रियलाइज हुआ अंदर से, भले तुम इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, वकील बन जाओ, दुनिया की डिग्री कर लो, रील कर लो, कुछ कर लो, बाप बाप ही होता है, उसको सब पता होता है। क्योंकि हमारे जैसे प्रोडक्ट पैदा करके, पाल के, पोस के, इतना बड़ा करके, शादी ब्याह करके आगे छोड़ दिए यार।
दे दी कि पढ़ेगा लिखेगा बच्चा तो बनेगा नवाब। तो इसकी पढ़ाई पे जितना लगेगा उतना पैसा लगाएंगे, भले हमारे पास ना हो। जेवर गिरवी रख के लगाएंगे, घर गिरवी रख के लगाएंगे, बैंक से एजुकेशन लोन लेके लगाएंगे, लेकिन जितना लगेगा लगाएंगे। और अगर मैं सही बोल रहा हूं, अगर मेरी बात आपको सही लगती है तो आप भी बताइएगा, हर घर हर परिवार अपने बच्चे के पीछे लगाता है। यस सर। क्या मैं सही बोल रहा हूं? जितनी उम्मीद आपको अपने करियर से खुद नहीं होती, उतनी उम्मीद आपके परिवार को आपसे होती है। 10-5 रुपए का रेफरल कोड भेज करके अपने मोबाइल में रिडीम करने वाले बंदों को भी घर वाले बड़ा पैसा देते हैं कि बस एक बार तुम पढ़ लिया। मेरे घर वाले भी मेरे को पढ़ाई के नाम से जितना बोलो उतना पैसा देने को तैयार है। मैंने भी पढ़ाई की बात की, पापा कंप्यूटर कोर्सेज कर रहे हैं, इंग्लिश की तैयारी करनी है, पर्सनल डेवलपमेंट करना है, स्किल डेवलपमेंट की तैयारी करनी है, पब्लिक स्पीकिंग सीखना है, 11,000 रुपये लग रहा है। सारे दोस्त कर रहे हैं। बोले अभी क्या जरूरत है, अभी तो तुम्हारा कॉलेज चल रहा है ना, फर्स्ट ईयर है तुम्हारा अभी। आई वॉज ए स्टूडेंट ऑफ फर्स्ट ईयर। तो मैंने कहा पापा अभी से करूंगा तब तो 4 साल में तैयारी होगी। मेरे सारे दोस्त कर रहे हैं। बोले चलो ठीक है, अगर जरूरी है जो लाखों रुपए लगा रहे हैं वहां 10-11 हजार और सही लो, भेज दूंगा। और मेरा जुगाड़ पानी से शुरुआत हो गया ट्यूशन। अपना एक ही जुगाड़ था, घूम फिर के घर, उसके अलावा कोई जुगाड़ नहीं था, पैसे के मामले। तुम दूसरा जुगाड़ पर ढूंढने लग जाओ। क्या है, सागर वाले हैं ना, थोड़ा सा क्लियर करना पड़ता। और मेरे बिरादरी वाले भाई तुम्ही से बात कर, क्लियर करना पड़ता है। सागर में है ना, सागर में ही है ना, भरोसा है ना? यस सर। लग रहा कहीं और बैठे, नो सर। क्लियर करना पड़ता, बताना पड़ता है कहाँ कौन सा जुगाड़ का बना दो, कोई भरोसा नहीं। अगर बाहर पुलिस वाले मेरे को घेर ले, इसलिए क्लियर करना पड़ता। तो जुगाड़ हो गया, जुगाड़ पानी से डिप्सॉफ्ट शुरू हो गया, तो जुगाड़ पानी से ज्वाइनिंग हो गई, लेकिन काम कैसे किया गया? चला जुगाड़ का काम चलता नहीं था, क्योंकि जिसके पास जाओ और कंपनी और नेटवर्किंग और ड्यूस और करोड़पति। अब सारा समझना है कि करे तो करे क्या। जिसके पास जाओ सवाल करता था। मैं ड्यूसॉफ्ट बैठ के आधे घंटे समझाता था कि ये देख कि ऐसे दुनिया में हर व्यक्ति कामयाब होना चाहता है, एजुकेशन है, पढ़ाई है, कमाई है, तू ऐसे आगे बढ़ेगा, तेरे साथ ऐसे लोग जुड़ेंगे, तू लाखों रुपए कमाएगा, तेरे को हफ्ते का 1,92,000 आएगा, 7,68 जाएगा, 52 लाख आएगा, 1 करोड़ 10 साल का कमा सकता है। वो अंदर बंद कर, मैं बताता हूँ ये सब नहीं चलता। आधे घंटे में ये भले ना समझा पाऊँ कि ये चलता है, लेकिन वो मेरे को 2 घंटे में बराबर समझा देता था कि ये नहीं चलेगा। अब समझना है कि चले तो चले कैसे। पैसा तो डाल दिया था, काम भी करना था, दिमाग में बैठी हुई थी बात कि मौका है, और मौके की तलाश में अपन वैसे भी थे। क्या है, नौरी साहब की कुछ लाइनें मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है कि संभल के चल, ये जमाना उड़ान देखता है, तू जमीन पर बैठकर क्या आसमान देखता है। अगर मौका मिला है तो इस मौके की हिफाजत कर और इस मौके को संभाल ले, क्योंकि पूरा जमाना तुझे पीछे खींचता है। मैंने सीखना शुरू कर दिया। मुझे एक चीज क्लियर की गई, अगर सीखने को तैयार हो तो एरोप्लेन भी उड़ाया जा सकता है। यस सर। सीखने को तैयार नहीं तो लोग साइकिल पे भी नहीं चढ़ पाते। यस सर। और मुझे दिख रहा था कि 22 साल आज ड्यूसॉफ्ट को हो गए, 22 साल से चल रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने कि चलता है, चल रहा था ऑलरेडी, 22 साल हो गया आज। उस समय भी लोग जुड़ रहे थे, आज भी लोग जुड़ रहे हैं। उस समय भी लोग पैसा कमा रहे थे, आज भी लोग कमा रहे हैं। और मुझे सिर्फ इतना सा ही सीखना था कि चलता कैसे। मैंने सीखना शुरू कर दिया। 2-4 सवाल गिनती के मार्केट में आते थे, काम चलेगा कि नहीं, लोग आएंगे या नहीं, लोग जुड़ेंगे कि नहीं, पैसा आएगा कि नहीं, कितने समय तक ये काम चलने वाला है, कंपनी भाग तो नहीं जाएगी। 2-5 सवाल थे गिनती के। लोगों के सवाल आज 12 सालों में नहीं बदले, पर मेरे पास बहुत सारे जवाब आ रहे। और जैसे जवाब देना मैंने शुरू कर दिया लोगों को, मेरा काम चलने लग गया। मेरे किसी दोस्त ने मुझसे चलते फिरते सवाल किया था
ये सब ठीक है यार, पर मुझे लगता नहीं कि ये चलने वाला है, कुछ जुड़ेगा। मैंने उसे जवाब दिया, यार दुनिया में ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो पढ़ाई और कमाई नहीं लेना चाहता? कौन सा ऐसा व्यक्ति है जो अपनी सेहत की तरफ ध्यान नहीं देना चाहता, डॉक्टर के चक्कर नहीं काटता? हर व्यक्ति है जिसको पढ़ाई चाहिए, हर परिवार में बच्चे को कमाई चाहिए, और हर व्यक्ति को इलाज चाहिए, कहीं ना कहीं सेहत के ऊपर ध्यान चाहिए। और ड्यूसॉफ्ट दे क्या रहा? वो एजुकेशन जो ऑनलाइन के जरिए भी पढ़ा जा सकता है, जो आज भारत सरकार को, इंडिया को 2021 में समझ में आया, 2020 में समझ में आया, वो चीज ड्यूसॉफ्ट को आज से 22 साल पहले 2000 में समझ में आ गई थी। इसलिए तो ड्यूसॉफ्ट इंडिया में सबसे पहली ऑर्गेनाइजेशन है जो ऑनलाइन एजुकेशन लेकर के आई। मैंने उसे बताया यार पढ़ाई है, कमाई है, न्यूट्रिशन प्रोडक्ट है। उसने कहा हाँ यार ये तो चलने वाला है। उसने मेरे साथ फॉर्म भरा, शुरुआत कर दी। अभी रॉयल्टी होल्डर है मेरी टीम। मुझे फिर कोई मिला, इसने कहा यार लंबा चलेगा कि नहीं? क्या सवाल किया? लंबा चलेगा कि नहीं? क्या सवाल किया? चैलेंज किया किसी ने। 6 महीने, बस 6 महीने, 6 महीने कितने? बस 6 महीने की बात है यार। 6 महीने के मेहमान हो तो मिला तो मेरा एक दोस्त, उसने भी 6 महीने पहले मुझे ऐसी बड़ी बड़ी बातें की। 6 महीने बाद गायब हो जाऊंगा, और मुझे बताते हुए बड़ी खुशी होती है, क्योंकि महीने नहीं, 2 महीने नहीं, 6 महीने नहीं, साल नहीं, 2 साल नहीं, 5 साल नहीं, 10 साल भी नहीं, ड्यूसॉफ्ट में 11.5 साल हो गए। 12वां साल रनिंग है आज ड्यूसॉफ्ट के अंदर। इन 11.5 सालों में ना नाम बदला है, ना काम बदला है। अगर एक डेकेड निकाल दिया मतलब वाकई सिस्टम में दम है और ये चलता है, इसलिए मैं पिछले 12 सालों के अंदर हमने भी साबित किया कि ड्यूसॉफ्ट चलता है। और वो जो सवाल किया करते थे कि 2 आए तो बताना, 4 आए तो बताना, 8 आए तो बताना, 10 आए तो बताना, सारा पहाड़ा सुनाते हो तुम 2, 4, 8, 16, 32 करके। भले जिंदगी में मैथमेटिक्स में 0 लेकर आए, लेकिन जब प्रेजेंटेशन होता है ना आंखों के सामने, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32 पहाड़ा सिखाते हो भाई साहब। लोगों को आंकड़े दिखते हैं इसलिए उनका नहीं चलता। मेरे को आंकड़े नहीं दिख रहे थे, मुझे लोग दिख रहे थे कि 2 आ गए, 4 आ गए, 8 आ गए, 16 आ गए, 32 आ गए। और इसीलिए आज बोल सकता हूं कि पिछले 12 सालों में 10, 20, 25, 50, 100, 200, 500, 1000 नहीं, बल्कि 21,000 लोग आ चुके हैं। सवाल किया था जब 10,000 महीने का आ जाए तो बताना, 20,000 आ जाए तो बताना, 11,000 निकल जाए तो बताना। क्या है 2500, 1000, 2000, 5000, 10, 20,000, ये चिल्लर है। चिल्लर बात चिल्लर लोग करते, और अपन चिल्लरों में से है नहीं। किसी जमाने में हुआ करते थे, अब थोड़े। आज की डेट में तो शरीफों की बस्ती में रहते हैं। स्वाभाविक सी कहानी। जहां लोग सैलरी की बात किया करते हैं वहां ड्यूसॉफ्ट सैलरी नहीं बल्कि टर्नओवर दिया करती है, क्योंकि ड्यूसॉफ्ट ने मुझे आज 12 सालों के अंदर 20-30 हजार रुपए नहीं बल्कि महीने के 4 से 5 लाख रुपए और मिलता है मुझे आज भी वही मेरा पुराना दोस्त जिसने मुझे कहा था करोड़पति। बोलता है यार भाई मैं तो मजाक में बोला था, मेरा साले तू गलत किया था। क्यों? मैं कहा तू साले करोड़पति बोला, करोड़पति बन गया, अरबपति बोलना था यार। वो इनकम तो एक व्यक्ति की जिंदगी में, एक मध्यम वर्गीय परिवार की जिंदगी में सिर्फ सपना बन के रह जाती है। वो इन ड्यूसॉफ्ट ने 12 सालों में दिया, 1 करोड़ रुपए ड्यूसॉफ्ट से कमाया। क्या आप भी कमाना चाहते हैं? जिंदगी बदल गई है आपकी, पूरी तरह से जिंदगी बदल गई। मैं आज भी याद करता हूँ मेरे पुराने दिन जब भोपाल शहर के अंदर 1250 रुपए का कमरे का किराया था और उसमें भी कई बार मकान मालिक से बहस हो जाती थी। आज उसी भोपाल शहर के 50 लाख का बंगला है ड्यूसॉफ्ट के जरिए। एक जमाना था 11 नंबर गाड़ी से चला करते थे, वो 11 नंबर गाड़ी कई बार जवाब दे देती थी क्योंकि 10-10 किलोमीटर कई बार पैदल चलना पड़ जाता था। और आज ड्यूसॉफ्ट ने 10.5 लाख की फोर्ड इको स्पोर्ट दिलवाई। एक जमाना था न्यू मार्केट में जाकर 100 रुपए में 3 टी शर्ट खरीद के लाते थे, और आज एक जमाना है कि रेमंड से नीचे कोई कपड़े पसंद ही नहीं आते, रीड एंड टेलर से नीचे कोई पसंद ही नहीं आते।
वो ब्रांड जिनका सिर्फ नाम सुना हुआ था, आपने भी सुना होगा, सागर में मैंने सुना बहुत शोरूम है, पर जिन शोरूम्स के अंदर घुसने में डर लगता था। आज भी याद है मुझे वो वाकया, जब पहली बार मैं अपनी अपलाइन से मिलने के लिए गया और वो एक होटल में रुके हुए थे, और जब उस होटल के अंदर साफ सफाई और उसका लग्जरीनेस देखा था ना, तो मन किया, मैंने वहां पे जो गार्ड साहब खड़े थे, मैंने गार्ड से सर मतलब शूज उतार के जाए कि पहन के जाए, मतलब पहन के अंदर जाए कि उतार के जाए? ले अरे उतार के क्यों जाने का, पहन के जाओ। इतना डर लग रहा था। और आज एक टाइम है कि 7 स्टार लेवल के ड्रीम क्रूज के अंदर भी अपन ने 2 रातें बिताई है, और सिंगापुर से इंडोनेशिया तक उसी क्रूज के अंदर बैठ कर गए हुए। जिसका बचपन नहीं है बोल करके मजाक उड़ाया गया और मना कर दिया गया कि ये हेलीकॉप्टर तुम्हारे लिए नहीं है, तुम टाटा बिरला नहीं हो। मुझे आज भी ध्यान है वो दिन जब मैं पहली बार फ्लाइट में चढ़ा। नागपुर से बॉम्बे की मेरी डोमेस्टिक फ्लाइट थी, फिर वहां से आगे की हमारी इंटरनेशनल फ्लाइट थी। मैं पहुंचा तो यार देखकर मैं बड़ा हैरान था। मैं आपको फील करवाना चाहता हूं कि फीलिंग कैसी होती है। एक बार कोशिश कीजिएगा जानने की, और मेरी जगह अपने आप को रखकर देखिए। मैं वो बंदा हूं जो छिंदवाड़ा से निकलता था भोपाल के लिए, जनरल कोच का सफर करता था। कभी घर से थोड़ा पहले पैसे मिल गए तो रिजर्वेशन कोच में हम रिजर्वेशन करवा लिया करते थे। और अक्सर होता था कि जब हम जनरल या रिजर्वेशन में घुसते थे तो बैग रखने को लेकर खासी लड़ाई होती थी, क्योंकि एक ट्रॉली बैग होता था, एक राशन का बैग होता था, एक ब्लैंकेट का बैग होता था, ऐसे 4-6 बैग होते थे मेरे पास। सीट एक ही होती थी, कई बार उसमें भी वेटिंग में रिजर्वेशन होता था। अक्सर लड़ाई होती थी, उसे लगेज को लेकर के चलना पड़ता था। कई बार कुछ पापा जी या कोई चाचा या कोई दोस्त कोई ना कोई छोड़ने आता था स्टेशन में अंदर तक, और लेने भी कोई ना कोई पहुंचता था क्योंकि सामान ज्यादा होता। बस में अक्सर जब बस वाले से बोलो भैया लगेज पीछे डिक्की में रख दो, भैया अंदर ही एडजस्ट कर लेना ना। अपनी जिंदगी ऐसी चली थी, मिडिल क्लास बैकग्राउंड से थे यार, और कैसी जिंदगी होगी। पर पहली बार पहुंचे तो पता चला कि साला डिपार्चर अलग है, अराइवल अलग है, एंट्री पॉइंट अलग है और एग्जिट पॉइंट अलग है। ये तो पहले तो चढ़ने के लिए वो भैया उतरने तो दो, चढ़ने को दो, उतर वही चलता रहता था। वहां टेंशन नहीं, अराइवल अलग था, डिपार्चर अलग था। अपन डिपार्चर से अंदर गए तो इतनी बड़ी ट्रॉली, तो वहां किसी ने बोला भैया ट्रॉली लेके जाने की जरूरत नहीं। बोले क्यों? बोले ये ना सर यहाँ लगेज जमा करवाइए ना, बोर्डिंग पास लीजिए अपना। बोले बड़ी अच्छी फैसिलिटी। आप बोले घूमिए? बोले सर कुछ नहीं घूमेगा, आपका टिकट नंबर लगा हुआ है वहां पे मिल जाएगा। बोले बड़ी अच्छी फैसिलिटी है यार। वहां लगेज जमा किया, बैगेज दिया, उसके साथ भी फोटो खिंचवाया, बैगेज जहां पे जमा करते। फिर उसके बैगेज जमा करने के बाद अंदर से बोर्डिंग पास जब लिया, बोर्डिंग पास के साथ फोटो खिंचवाई, सीट नंबर मिला। किसी ने समझाया था विंडो सीट लेना, विंडो सीट। हम कहा बोले विंडो सीट, बोले सर आप लेट हो अभी विंडो सीट नहीं मिल पाएगी ना। बोले ठीक है जो मिल रही दे दे, फ्लाइट में बैठने मिल रहा है बम्बे का। हम ले लिए चुपचाप, वहां फोटोज खिंचवाए। फिर वहां से आगे गए, एंट्री हुई तो हमको दिखा वहां सामने बस खड़ी थी। हम बोले यार साला क्या है, मतलब छोटी गंगा बोल के नाले में तो नहीं खुदा, फ्लाइट बोल के साला इंडिगो एयरलाइंस की यहाँ पे बस खड़ी हुई है। फिर पता चला वो 100 मीटर पे खड़ा हुआ है हमारा प्लेन, वहां तक भी पैदल जाने की जरूरत थी, उसके लिए भी एसी बस लगी। बोले यार मजा आ गया। पहली बार भाई को कोई गड्डी लेके नहीं निकला, अब पहले से उस बस के अंदर चढ़े, एसी फुल किया, ब्लोअर से हवा आ रही थी, पर नीचे से सेल्फी खींचे, ब्लोअर आना चाहिए। फिर उसके बाद वहां से उतरे, आगे गए, फ्लाइट के बाहर खड़े हुए, फ्लाइट के साथ फोटोज खींची। ये सब मिल जाएगी मेरी इंस्टा और फेसबुक प्रोफाइल में। पहली बार वहां सामने फोटो खींची, चढ़ते हुए फोटो खींची, फ्लाइट के अंदर घुसने के बाद जो विंडो सीट पे बैठा तो उससे बोला भैया एक सेल्फी बस ले। हाँ आ जाओ। वो समझ गया पहली बार वाले। अपन वहां भी फोटो लिए। फिर उधर ना एक मैडम दिखी, अपना मैडम एक्सक्यूज मी, जिंदगी में टीसी के पास 50 बार जाओ तब जाके एक बार आता था, और कंडक्टर तो बोल के भाग जाता था, वो तो मिलता ही नहीं। वो मैडम एक ही बार में एक ही आवाज में यस सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू। बोले यार मानना पड़ेगा, फैसिलिटी तो मिलती है। अपने को भी हल्की फुल्की टूटी फूटी इंग्लिश आती था, पर सरस्वती वाले अपने यहाँ आचार्य जी दीदी चलता था। सर मैडम तो अपनी जिंदगी बोले नहीं, अपन आचार्य जी दीदी वाले थे। हमारे यहाँ प्रेयर नहीं होती थी, हमारे यहाँ प्रार्थना होती थी। हमारे होमवर्क के लिए दैनंदिनी मिलती। आप में से कोई है सरस्वती वाला? तो आप फील कर पा रहे हो, समझ पा रहे हो। तो वहां की कंडीशन ये कि मैंने मैडम को बुलाया, बोले सर व्हाट कैन आई डू फॉर यू, डू यू नीड अ वाटर? मैं कहा मैम नो नीड अ वाटर। देन व्हाई आर यू कॉलिंग मी? मैं कहा मैम सेल्फी। और बंदी बोलती सर नॉट अलाउड। मैं बोला यार मैडम जहां घुसा था ना सामने से
वहां से सुन के आ रहा हूँ नॉट अलाउड, हर जगह सेल्फी ली, तुम भी ले लो यार। गजब की फीलिंग थी। आप में से कोई अभी कभी चढ़ा है एरोप्लेन? कितने लोग? 2-3 लोग चढ़े। इनको पता होगा जिंदगी में ना जाने कितने सुलभ कॉम्प्लेक्स, कितने बड़े बड़े हम लोग अस्पताल में गए, कितने बड़े बड़े होटल में गए, लेकिन जो मजा हवा में ये करने का आता है ना वो कहीं नहीं। वो भी फीलिंग आई। वो बंदा जो जनरल से स्लीपर का सफर करता था, जिंदगी निकल जाती है, लोग स्लीपर से एसी का सफर नहीं कर पाते, जनरल से स्लीपर, स्लीपर से एसी, एसी से फ्लाइट, इवन फ्लाइट से इंटरनेशनल फ्लाइट का भी सफर तय किया। 40 से ज्यादा बार फ्लाइट में बैठा, जिसमें 20 से ऊपर तो इंटरनेशनल फ्लाइट। ये मिला लाइफ स्टाइल यार। वो एक समय था, हर चीज की फर्स्ट कॉपी खरीदने की आदत थी मेरी। मैंने मार्केट से एक बेल्ट खरीदी थी, 70 रुपए आई थिंक मेरे ख्याल से प्राइस था उसका, लेवीज उसमें लिखा हुआ। लेकिन आज एक समय है, ये जो बेल्ट पहनी हुई है ना, ओरिजिनल कोची की है, 2000 रुपए प्राइसेस की। आज ड्यूसॉफ्ट ने बदल दी जिंदगी पूरी तरह से। इतने अचीवमेंट है ना पिछले 12 सालों में, आपको बताऊंगा तो आपको लगेगा सर इतना कुछ मिलता है, और बड़ी खुशी होती है बताते हुए। क्यों पता है? क्योंकि जब लोगों को पहले ड्यूसॉफ्ट समझाने जाते थे तो उन्हें ये नहीं लगता था ऐसा आएगा, और आज जब लोगों को बताओ तो ये भरोसा कि इतना आता है। क्योंकि क्या है, जब शुरू में काम चालू किया ना तो लोग टोकते थे, रोकते थे। आपको मिलते हैं ऐसे लोग? यस। सलाह देने वाले? यस। है ना? मिलते हैं? क्या करें भैया, ऐसे लोग हर जगह पाए जाते हैं। स्टार्ट तो सर घर से ही होता है। रामायण में थी ना, रामायण आपने अभी लॉकडाउन में देखा है किसी ने रामायण? उसमें एक बड़ा गजब का कैरेक्टर था, मंथरा। महाभारत भी चलती थी साथ में, उसमें कैरेक्टर था शकुनी। मेरे को लगता है वो सतयुग द्वापर युग का साला वहां पे एक शकुनी एक मंत्र थी। अभी तो घर घर मंत्र और घर घर शकुनी। यस। तुम कुछ करना शुरू बाद में करो, सिर्फ सोच बस लो और कोई ना कोई मिल जाएगा। नहीं चलने वाला। इस हॉल से बाहर निकलते मेरे दोस्तों को मिल जाएगा कोई ना कोई ठिए में। कहां गया था तू इतने देर से? सेमिनार में गया था। सेमिनार में कौन सी? कौन आया था? विनीत। चल तू सब छोड़ यार, सिगरेट पिला बेटा। फिर उस बंदे रुक जा यार, तुम लड़के को ताली बजाने लगे। रुक जा, पहले पूरा तो सुनो। पूरा नहीं हुआ क्या? एक बार ऐसे ही मुशायरा चल रहा था, और मुशायरे में ना आदमी दमादम शायरियां लिखे जा रहा। एक आदमी बैठे बैठे, उसको पता ही नहीं कि मुशायरा चल रहा है, मुशायरा क्या होता है क्या नहीं होता। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। इरिटेट हो गया, सामने से शायरी मार रहा था। बोले शायरी पूरी हुई नहीं है इसका, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह चालू है। उसने बड़े प्यार से बोले, देखो इतनी जोर जोर से अल्लाह को याद कर रहे हो, अगर उसने धीरे से भी याद कर लिया ना, टॉपिक बुला देते। माशाल्लाह, बहुत अच्छे टॉपिक पे बात चल रही है। कौन सी टॉपिक बात चल रही है? माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। सर सिगरेट सर, सेमिनार सर, सेमिनार सर, तारीफ तारीफ सर सेमिनार देखो क्या है, जो जिस कैटेगरी का उसको याद रहता है। जी सर। 10 सिगरेट पिला भाई, फिर उसके बाद बंदा ऐसा लगता है पूरी ऑक्सीजन यही खींचती है। अविनाश पक्का बता रहा हूँ, ऑक्सीजन सिलेंडर की कमी नहीं के चक्कर में हुई थी। तो भाई बड़ी टेंशन है, बड़ी टेंशन है, बड़ी 4-6 चक्कर, मतलब ऐसा लगता है 10-12 किलोमीटर तो ऐसे ही चल लेते। फिर तो मुझे भाई टेंशन क्या है, मतलब क्या मैडम के साथ ब्रेकअप हो गया? नहीं यार, क्या हो गया, बापू ने कुछ बोल दिया? क्या हो गया, रिजल्ट अच्छा नहीं आया क्या?
भाई बड़ी टेंशन है यार, बड़ी टेंशन है। किसी के साथ पंगा हो गया क्या? बड़ी टेंशन। अबे हुआ क्या? अरे क्या बताऊं यार, रात में ना मोबाइल में हॉटस्पॉट चालू छोड़ दिया था, बगल वाले ने साला पूरा डाटा चूस लिया। ऐसे होशियार लाल आपको बहुत सारे मिलेंगे, है ना? और ऐसे लोगों के लिए मैं अक्सर कहता हूं कि इंडिया है सलाह मुल्की मिलती है। कैसे हम जिएंगे अगर सोचते रहेंगे, कैसे हम जिएंगे अगर सोचते रहेंगे कि जिंदगी के हर कदम पे लोग क्या कहेंगे। अरे अपने चाहे रास्तों पे कैसे हम चलेंगे, अपने चाहे रास्तों पे कैसे हम चलेंगे, रुक गए अगर सोच के कि लोग क्या कहते हैं। अरे लोगों को कहने दो, कहना कोई बड़ी बात नहीं, कहते हैं लोग, कहना कोई बड़ी बात नहीं। और यकीन करो 12 साल से देख रहा हूं मैं, वो कहते ही रह गए, क्योंकि इससे ज्यादा उनकी औकात नहीं। वो करोड़पति बोलते थे, करोड़पति बन गया, उन्होंने गाड़ियों की बात की, गाड़ियां आ गई, उन्होंने विदेश की बात की, हम विदेश घुमाए, पूरी जिंदगी बदल गई। क्या आप भी जिंदगी बदलना चाहते हैं? लास्ट 5 से 10 मिनट है अब आप मेरे साथ, बस यही तक साथ है अपना। तो बोलेगा सर अभी तो मेरे को लगता है 100 तो तुम्हारा अविनाशी वसूल कर दिया, 100 वसूल नहीं करवा रहे तुम्हारा। जिंदगी की सच्चाई आपकी आंखों के सामने रखता है। ये मान करके चलिएगा आपका कोई बड़ा भाई है जो आपसे बात कर रहा है। क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या आप भी गाड़ियां लेना चाहते हैं? क्या विदेश घूमना चाहते हैं? बंगला बनाना चाहते हैं? परिवार की उम्मीदों को पूरा करना चाहते हैं? मन के सारे सपनों को पूरा करना चाहते हैं? तो रोका किसने? रोका किसने है? इसी ने रोक के रखा है। करूं कि ना करूं कि ना, इसने रोक के रखा है। क्या है ना, एक बार कुछ दोस्त वर्ल्ड में घूमने के लिए गए, वर्ल्ड टूर पे गए, तो अचानक वो पहुंचे तो उन्हें पता चला कि अब पेट है, भूखा है, तो ये इंडिकेट कर रहा है कि अब कुछ खा लेना चाहिए। रेस्टोरेंट ढूंढा तो कोई इंडियन रेस्टोरेंट मिला नहीं, इटालियन मिला। जाकर बोला उन्होंने कि कुछ खिलाओ, तो बोले ठीक है सर मिल जाएगा, लेकिन इंडियन नहीं मिल पाएगा। बोले जो है वो दे दे यार, भाई पेट की भूख है, मर्डर करवा देती है। सही बोल रहा हूँ मैं? यस। तो वहां तो पेट की भूख लगी हुई थी, क्या नहीं करवा देती, जो है भाई तू खिला दे। तो उसने बोला सबसे अच्छी डिश आपके यहाँ की क्या है? बोले सर हमारे यहाँ की सबसे स्पेशल है फ्रॉग डिश। सुन के जी मेढक, मेढक खिलाओ। और मरते क्या ना करते, पेट की भूख लोगों से पता नहीं क्या क्या करवा देते। ठीक है भैया जो है ले आओ, एक आध प्लेट खाना चालू किए, खाए, भैया एक प्लेट और लाओ, एक प्लेट और ला, एक प्लेट और ला, एक प्लेट और ला। 10-12 प्लेट निकल गए, बेल गए 10-12 प्लेट। और उनसे पूछा फिर उसके बाद, जो वेटर था जो सर्व कर रहा था, उसने आकर पूछा भैया कैसा लगा? अच्छा आ गया यार, मजा आ गया, ऐसा फ्रॉग डिश तो हमने कभी नहीं खाया। हम तो सोचे चिकन मटन ही सबसे बढ़िया डिश होता है। अच्छा ये बनाए कैसे थे? समझिएगा, मेरी बात अगर दिल तक पहुंचेगी ना तो रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा, क्योंकि इस पूरे सेमिनार के अंदर अकेले अगर ये बात आप लेकर के चले गए, मुझे नहीं पता यहाँ कौन टीम सॉल्व करने वाला है, कौन नहीं करने वाला है, पर जिंदगी में कुछ ना कुछ आप बेहतर कर जाओगे। यस सर। यकीन करो मेरा। बंदे ने पूछा कैसे बनाया था फ्रॉग डिश? बोले इंसान जैसे बनाया। इंसान जैसे? वो भी परेशान, इंसान जैसे? ये इंसान जैसे कैसे बनाया? बोले इंसान के जैसे तो बनाया था। बोले रेसिपी बताओ, वो रेसिपी कैसे बनाते हो, रेसिपी बताओ। बोले देखो भैया मैं तो वेटर हूँ, मेरा काम बनाने का है, शेफ का काम है बनाने का, रसोई है, तुम मुझसे मिल लो। बोले मिलवा दो रसोइये से। रसोइये से मिले, जिसको 7 स्टार में शेफ बोलते हैं। हाँ जी कैसे बनाए थे तुम फ्रॉग डिश? बड़ी गजब की बनी, इंसान के जैसे। बोले यार वो भी ऐसे ही बोल रहा था इंसान के जैसे, तुम भी वैसे ही बोल रहे हो इंसान के जैसे। अरे बनाया कैसे था वो बताओ, रेसिपी बताओ। चलो बोले भैया मेंढक के बारे में आप जानते तो हो, आप भी जानते हो, वो एक ऐसा जीव है जो अपने टेम्परेचर को खुद कंट्रोल नहीं कर सकता। 5वीं 6वीं की साइंस है, आपने अगर पढ़ी हो, है ना? और मुझे यहाँ सब पढ़े लिखे दिख रहे हैं,
मेंढक का फिक्स है कि वो गर्मी और बरसात के मौसम में, गर्मी और ठंडी के मौसम में नहीं निकलता, बरसात में निकलता। बड़े बुजुर्ग बोलते हैं मेंढक आ गया मतलब बरसात होने वाली है। लेकिन मेंढक की यही दिक्कत है कि वो बढ़ते टेम्परेचर के साथ टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर पाता, उसका टेम्परेचर बढ़ता मर जाता है। ठंड के समय में जहां पे भाई डिग्री आपकी 2 डिग्री 3 डिग्री आती है, वो टेम्परेचर कंट्रोल नहीं कर पाता, मर जाता है। तो ऐसे ही मेंढक जो एक सही टेम्परेचर की तलाश में घूम रहे होते हैं, गर्मी के मौसम में जब वो यहां से वहां खुदक रहे होते हैं, हम एक पतीले के ऊपर पानी भर के रख देते हैं और वो मेंढक वहां कूद जाता है। बोले अच्छा फिर उसके बाद क्या होता है? फिर उसके बाद क्या होता है? वो मेंढक वहां घूमने लग जाता है, तैरने लग जाता है, और वो अंदर ही अंदर उसके मन ही मन में बोलता है इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। भाई गर्मी थी, उसको दिख रहा था मौत सामने थी, पानी में कूद गया, जिंदगी मिल गई उसको, तो वो तो इसी में मजा आ रहा है। बोले फिर क्या? उस पतीले को उठा के हम गैस पे रख देते। बोले फिर नीचे से मध्य मध्य आवाज देना शुरू कर देते। बोले भैया क्या है, गर्मी से मेंढक पानी में कूदा रहा, पानी एकदम ठंडा था, शुरू में मजा आया लेकिन बाद में उसको भी समझेगा बड़ा ठंडा पानी है। तो जैसे ही नीचे से आंच देना शुरू करते हैं ना, तो आंच देना शुरू करते हैं तो मेंढक फिर और जोर से घूमने लग जाता है। अरे यार पानी थोड़ा ठीक आया, मजा आ गया, इसी में मजा आ रहा है, इसी में मजा आ रहा है। बोले फिर हम आंच थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, फिर थोड़ी सी और बढ़ा देते हैं, फिर फुल कर देते हैं। बोले फिर पानी उबलने लग जाता है। बोले फिर उसके बाद जब पानी उबलने लग जाता है तो मेंढक को तब पता चलता है कि अब मजा नहीं आ रहा है, और वो सोचता है यहां से कूदी मारूं, और वो कूदी मारूंगा कैसे, क्योंकि टांगे गल चुकी थी। बोले फिर क्या? उस मेंढक को उठा के आपकी प्लेट में रख दिया, आपने खा लिया और बोला मजा आ गया यार, मजा आ गया। ये तो समझ में आ गया कि मेंढक कैसे पका, पर इसमें इंसान जैसा क्या था? बोले इंसान जैसे ही तो है। बोले कैसे इंसान जैसा है? समझिएगा मेरी बात को, ये लॉजिकल बात है बड़ी। इंसान के जैसा क्या है? बोले भैया इंसान जैसे ही तो है। मैट्रिक कंप्लीट करते हैं, मैट्रिक कंप्लीट करने के बाद उन्हें मौका मिल जाता है, ड्यू सॉफ्ट को ले लेता हूं, वो मौका कोई भी मौका हो सकता है, मौके की वैसे भी कोई शक्ल नहीं होती। 10 कंप्लीट हुआ, ड्यू सॉफ्ट का मौका मिल गया, किसी ने प्लान दिखाया, रोशनी पहुंची उसने प्लान दिखाया, अविनाश पहुंचा उसने प्लान दिखाया, दीपक पहुंचा, आकाश पहुंचा, कोई भी पहुंच सकता है, उसने प्लान दिखाया, समझाया इस तरीके से प्लान है, ये ड्यू सॉफ्ट है, एजुकेशन है, ये बिजनेस है, जिंदगी बदल सकती है तुम्हारी, करियर बन सकता है, तुम भी अभिनीत की तरह करोड़पति बन सकते हो। पर क्या करें, उसको तो सोना चालू बाबू अदरक मिर्ची लहसुन चढ़ा। आशिकों की महफिल में बच्चे हैं आजकल, हमारे टाइम में बचपन का प्यार आया नहीं, कभी आजकल आ गया। ना मैं नहीं करने वाली, मैं नहीं करने वाला। बोले क्यों? बोले मेरे को इसी में मजा, इसी में मजा आ रहा है। उधर +1 हो गया, +2 हो गया, 11 12 कंप्लीट, 12 कंप्लीट करके मैं फिर मिल गया पास, फिर प्लान समझा, अभी भी चल रहा है? ठीक है अब कर लो, 2 साल से देख रहे हो ना, अभी तो नया कॉलेज भाई, शहर की लड़की, अभी मेरे को इसी में मजा आ रहा है। फिर 2-4 दोस्ती यारी मिल जाते हैं, 2-4 के साथ ये भी हो जाता है, सोटा सोट मच जाता है, व्यक्ति को उसी में मजा आता है। 2-4 रैलियां निकाल लेते हैं, फिर कुछ ना कुछ आंदोलन होते हैं, तो उनको लगता है इसी में मजा आ रहा है। फिर उन्हें ड्यू सॉफ्ट समझाओ, अभी मेरे को कोई जरूरत नहीं, घर वालों ने पैसा कमाने का बोला नहीं, अभी मेरी उम्र ही क्या है, इसी में मजा आ रहा है। उधर ग्रेजुएशन हो गया, ग्रेजुएशन करने के बाद पता चला कि नौकरी का सोच रहे थे, कोरोना आ गया, या इसी टाइप से कंपटीशन कोई आ गया, नहीं निकाल पाए, फिर मिला ड्यू सॉफ्ट का प्लान, अभी नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? हमको इसी में मजा आ रहा है। मास्टर्स हो गया, इसी में मजा आ रहा है। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इसी में मजा आ रहा है। बीएड हो गया, डीएड हो गया, एमएड हो गया, इसी में मजा आ रहा है। बैंकिंग रेलवे की तैयारी करते करते उम्र निकल गई, घर परिवार में कोई बड़े बुजुर्ग आ गए, अंकल आ गए, और बेटा क्या चल रहा है आजकल, और बेटा क्या चल रहा है आजकल, कुछ नहीं अंकल जी फॉर्म भर रहे हैं। वो भी उम्र देखते हैं ऊपर से नीचे तक, वो भी बोलते हैं बेटा ऐसे ही चलते रहा ना तो जिंदगी फार्म भरते निकल जाएगी, किसी की मांग नहीं भर पाऊंगी। जितनी जल्दी हो सके फॉर्म भरने का सिलसिला खत्म कर लो, नहीं तो फॉर्म भरते रह जाओगे, मांग तो भर ही ना पाओगे, तो मांग भरवा ना पाओगे, सिलसिला निकल जाता है। लेकिन क्या करें, कोई इसी में मजा आ रहा है। फिर कहीं रिसेप्शन में, कहीं एमपी ऑनलाइन में, कहीं पे कोई छोटा मोटा जॉब पकड़ देता है व्यक्ति, और छाती चौड़ी, जिंदगी में पहली बार 5,000 मिल रहा है महीने का, जिंदगी में पहले, भले बातें लाखों की हो उसने, भले सिविल सर्विस की तैयारी की बात की हो, लेकिन साला चपरासी भी नहीं लग पाया तो भी खुश है, बोले चौकीदार तो बन गए।
है ना, पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा लड़का हमारा, सरकारी नौकरी में चपरासी का काम करेगा। मगर ये तो कोई ना जाने वो चपरासी की भर्ती निकली है कहाँ। हाई फिर भी व्यक्ति खुश है, चल रही है कहानी, उसको इसी में मजा आ रहा है। ऐसा करते करते फिर घर वालों ने हाथ पीले कर दिए, शादी ब्याह हो गई, प्रोडक्ट लॉन्च हो गए, वो नया प्रोडक्ट होशियार निकल गया, 20 साल बाद उसकी सरकारी नौकरी लग गई। पहुंचा अपनी माँ के पास, पहुंचा अपने बाप के पास, अपने आप को लेना यहाँ पर अगर तुम लड़की हो तो, और अपने आप को लेना यहाँ पर अगर तुम लड़के हो। पहुंचा अपने बाप के पास और बोलता है बापू नौकरी लग गई है तुम्हारे लड़के की, नौकरी लग गई तुम्हारी लड़की की। बापू भी खुश, बेटा ले 200 पकड़ मिठाई लेकर क्या, 500 पकड़ काजू कतली लेके आना। बोले 500 रखो, 5 लाख की व्यवस्था करो। बोले क्यों 5 लाख क्यों, देना है वहां, तुमको नहीं पता देना पड़ता। अभी बापू जेब खंगाल रहा है, माँ जेब खंगाल रही, बेटा 5 पेटी तो नहीं। फिर पता चलता है मजा नहीं आ रहा। क्या पता चलता है फिर? मजा नहीं। फिर याद आती है आकाश की, फिर याद आती है अविनाश की, मैं भी ड्यूस ऑफ कर लूं क्यों। लेकिन टांगे गल चुकी है, उम्र निकल चुकी है, समय जा चुका है। भैया बादाम खाने का मजा भी तब है जब मुंह में दांत और पेट में आंत बची हो। जब वो चला गया तो काहे का बादाम खाओगे यार, काहे का बादाम खाओगे? फिर व्यक्ति जाता है जेवर बेचता है, फिर व्यक्ति जाता है घर गिरवी रखता है, और जिसके पास रखता है ना उसको पता चलता है कि मेंढक नाम की डिश मेरे सामने सच के आ गई है, और वो भी मन ही मन बोलता है मजा आ गया यार, मजा आ गया। क्या आप भी इसी तरह के मजे लेना चाहते हैं? क्या आप भी इसी तरह से मेंढक बनना चाहते हैं? क्या आप भी इसी तरह से किसी के सामने डिश बन के सजना चाहते हैं? क्या आप भी चाहते हो कि ऐसी जिंदगी निकाल दें किसी में मजा आ रहा है? तो क्या करना पड़ेगा? ड्यूस ऑफ भी करना पड़ेगा, यही से जिंदगी बदलने वाली है। यस मेरी भी बदली थी, 11.5 साल पहले मुझे भी ये मौका मिला, आज आपको भी मिला। यस और यकीन करो, मानते हैं कुछ समस्याएं हैं, कुछ पंगे हैं, क्योंकि जब भी लोगों के सामने ड्यूस ऑफ आती है तो 2-4 समस्याएं वो सामने जरूर रखता है, और वो एक ही लाइन बोलता है, सर बड़ा घना अंधेरा है, सर बड़ा घना अंधेरा है। अरे माना कि अंधेरा बड़ा घना है, अरे माना कि अंधेरा बड़ा घना है, लेकिन ये भी तो बताओ कि दिया जलाना कहां मना है। समस्या मेरे साथ भी थी, चैलेंजेस मेरे साथ भी थे, डिसीजन लेने का अधिकार मुझे भी नहीं था, पैसे मेरे पास भी नहीं थे, लेकिन मैंने डिसीजन लिया, मैंने विश्वास किया, क्योंकि मुझे पता था कि जिस तरह से शरीर को चलाने के लिए श्वास की जरूरत है, अगर मुझे ड्यूस ऑफ में आगे बढ़ना है, जिंदगी को बेहतर बनाना है, इस मौके का इस्तेमाल करना है, तो मुझे आत्मविश्वास की जरूरत है। मैंने विश्वास किया और मैंने डिसीजन लिया। आज पलट कर देखता हूँ 11.5 सालों में ज्यादा कुछ नहीं पाया, लेकिन एक मिडिल क्लास फैमिली का बंदा पूरी जिंदगी में खत्म होने के बाद जिस घर की सोचता है वो पिछले 6 सालों में बना लिया, जिस गाड़ी की सोचता है वो पिछले 6 सालों में बना लिया, जिस विदेश यात्रा की सोचते सोचते ही ऊपर चले जाता है वो 6-1-2 नहीं बल्कि 7-7 बार कर लिया। ज्यादा कुछ नहीं पाया, लेकिन ये बोल सकता हूं कि 60 साल की उम्र में रिटायर होने के बाद एक व्यक्ति की जिंदगी में जितने सपने होते हैं, इसी ड्यूस ऑफ ने पिछले 6 सालों में सारे के सारे कंप्लीट करवा दिए। फिर भी अगर किसी को लगता है कि ड्यूस ऑफ किया तो क्या हासिल किया आपने, ड्यूस ऑफ किया तो क्या हासिल किया, आता है कई बार फिर भी मन में सवाल होता है। कुछ लोग मेरी तरह जैसे मैं पहले था, क्या मेरी बात आप लोगों तक पहुंच रही है? तो एक जवाब देना चाहूंगा मैं हर उस शख्स को, आप भी दीजिएगा। मेरा हर सुर तेरे हर साथ से अच्छा होगा, मेरा हर सुर तेरे हर साथ से अच्छा होगा, मेरा हर लफ्ज तेरी हर बात से अच्छा होगा। और यकीन ना आए ना मेरे भाई, तो एक बार निकल के देखना घर से बाहर, मेरा जनाजा चाहे कोरोना की वजह से निकले फिर भी